हेलो छात्रों, आपका जो है बायो ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पहले कल पिछले क्रम पर हमने जो है मानव में भ्रूणीय विकास को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने निषेचन, विदलन, मारुला एवं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं रोपण एवं सहायता के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, निषेचन के बाद जो है निषेचन के बाद भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को जो है रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण। निषेचन के बाद भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की क्रिया को रोपण कहते हैं। ये क्रिया जो होती है निषेचन के 7वें एवं 8वें दिन होती है। 7वें एवं 8वें दिन होती है। इसमें रोपण के समय जो होता है, रोपण के समय भ्रूण के ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं या ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये जो है उत्तेजित हो जाती हैं। क्या होती हैं? उत्तेजित हो जाती हैं और उत्तेजित होकर जो है रसांकुर अंग के समान पर्वत बनाते हैं, या उत्तेजित होकर रसांकुर गिलाई बनाती हैं, जिसके द्वारा जो होता है, जिसके द्वारा भ्रूण का जो है अग्रभाग जो होता है गर्भाशय से जो होता है जुड़ जाता है। क्या होता है? गर्भाशय से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो रसांकुर बनते हैं, उन्हीं रसांकुर के द्वारा जो होता है भ्रूण जो है पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। और जब भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार से जो है जुड़ जाता है या उसका रोपण हो जाता है, तो ये जो है सागरता अवस्था जो होता कहलाता है, या अर्थात गर्भधारण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है या ब्लास्टुला जब बनता है तो जोना पेलुसिडा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जब भ्रूण का रोपण होता है तो रोपण के समय जो होता है, ये गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से जो होता है पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, फिर समझिए। निषेचन के बाद उसका भ्रूण के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपण कहा जाता है। और ये भ्रूण इस अवस्था में जब जुड़ता है तो ये ब्लास्टुला अवस्था होता है। कौन सी अवस्था होती है? ब्लास्टुला। ये समझिए,
निषेचन के बाद भ्रूण या ब्लास्टुला के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को रोपण कहते हैं, और रोपण के बाद जो होता है वो सारगर्भता जो होता है या गर्भाधान हो जाता है। निषेचन ये क्रिया जो होती है निषेचन के बाद 7वें एवं 8वें दिन होती है। इसमें रोपण के समय भ्रूण के ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं यानी ट्रोफोब्लास्ट जब संपर्क में आता है भ्रूण के ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और उत्तेजित होकर रसायनों बनाती हैं। इन्हीं रसायनों के द्वारा भ्रूण का अग्रशिरा जो होता है गर्भाशय से जुड़ जाता है। क्या होता है? गर्भाशय से यहाँ जुड़ जाता है और फिर रसायनों के द्वारा जो होता है पोषण प्राप्त करता है और सारगर्भता प्राप्त हो जाती है, गर्भाधान हो जाता है। हमने भी बताया कि ब्लास्टुला जब बन जाता है या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो जोना पिलर्सिका धीरे धीरे जो होता है समाप्त हो जाता है और समाप्त होने पर जो है सारगर्भता या जो होता है रोपण के समय जो होता है वो भ्रूण जो होता है गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से पोषण प्राप्त होता है। हाँ छात्रों अगला चलते हैं अगले टॉपिक गैस्ट्रुला बोन। गैस्ट्रुला बोन या गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। गैस्ट्रुला बोन यौन 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण। गैस्ट्रुलेशन एंड formation of 3 primary germ layers, 3 primary germ layers। हाँ ध्यान दीजिएगा ब्लास्टुला या इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के भ्रूणीय घुंडी से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण के बनने की क्रिया या भ्रूण के बनने को जो है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला की भ्रूणीय घुंडी से या ब्लास्टोसिस्ट की भ्रूणीय घुंडी से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण के बनने को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है या गैस्ट्रुला बोन कहा जाता है। तथा जो है 3 जनन स्तरों वाले 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण को जो है गैस्ट्रुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुला। इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें भ्रूणीय घुंडी की जो है कुछ कोशिकाएं या सेल्स ये जो है अपने स्थान से जो है ये हटकर
अपने स्थान से हट जाती, हटकर अन्य स्थानों पर विन्यासित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विन्यासित हो जाती हैं, जहाँ पर भविष्य में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जहाँ पर भविष्य में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। घुंडी की कोशिकाओं या सेल्स के स्थापित एवं विन्यासित होने की क्रिया को जो है संरचनात्मक गति या स्ट्रक्चरल, या इसको कह सकते हैं निर्माण गतियां या फॉर्मेटिव मूवमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव मूवमेंट्स कहा जाता है, जिसके पश्चात 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। वो जनन स्तर कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है एक्टोडर्म, और दूसरा जो है मेसोडर्म, और तीसरा जो है एंडोडर्म। ध्यान दीजिए छात्रों, हमने इसमें फिगर बना दिया है, इससे का डिटेल है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला की घुंडी से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को जो होता है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भ्रूण कहते हैं, और इससे जो है बनने वाले 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण को जो होता है गैस्ट्रुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुला। इस दौरान घुंडी की कुछ सेल्स या कुछ कोशिकाएं जो होती हैं अपने स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर विन्यासित हो जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं, जहाँ पर जो है भविष्य में जो है विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। घुंडी के कोशिकाओं के स्थापित एवं विन्यासित, या कह सकते हैं इसको हटने कर लीजिए, हटने एवं विन्यासित होने की क्रिया जो है निर्माण गतियां कहलाती हैं। फॉर्मेटिव जो है मूवमेंट्स कहा जाता है, और जिसके फलस्वरूप जो है 3 प्राथमिक जनन स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म का जो होता निर्माण होता है। अब आइए गैस्ट्रुला में जो होता है, गैस्ट्रुलेशन में या गैस्ट्रुला भ्रूण में किस प्रकार से जो होता है तीनों प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण फॉर्मेशन
3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, 3 प्राइमरी जर्म लेयर। ध्यान दीजिएगा, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में जो है तीनों प्राथमिक जनन स्तरों के निर्माण के समय जो होते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट में कई परिवर्तन होते हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भीतरी कोशिका पिंड का भिन्नन यौन या तथा यक्टोडर्म यौन एंडोडर्म का निर्माण डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास एंड फॉर्मेशन ऑफ ectoderm and endoderm। दूसरा amniotic गुहा का निर्माण, amniotic गुहा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ amniotic actin। तीसरा भ्रूणीय बिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। चौथा प्राथमिक योग शय का निर्माण, प्राथमिक योग शय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी योग शय, और लास्ट है आद्रेखा यौन मेजोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड मेजोडर्म। छात्रों जो है 3 प्राथमिक जनन स्तरों के निर्माण के समय ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट में ये 5 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, भीतरी कोशिका पिंड का मिलन तथा जो है एक्टोडर्म एंडोडर्म का निर्माण। दूसरा, amniotic गुहा का निर्माण। तीसरा, भ्रूणीय बिंब का निर्माण। चौथा, प्राथमिक योग शय का निर्माण। और 5वां, आद्रेखा
योग मीजोडर्म का निर्माण। आइए हम चलते हैं प्रथम पॉइंट से। हाँ, आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, फिगर 1 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है भ्रूणीय ब्लास्टोसिस्ट के भ्रूणीय घुंडी की भीतरी कोशिकाएं या भीतरी सेल्स जो ब्लास्टोसिस्ट की गुहा ब्लास्टोसील की ओर होती है, ब्लास्टोसील की ओर होती हैं। ये घनाकार कोशिकाओं का एक स्तर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक स्तर बनाती हैं, जिसे भ्रूणीय एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणीय एंडोडर्म कहते हैं, जो ब्लास्टोसील के चारों ओर होता है, चारों ओर आच्छादित होता है। क्या होता है? आच्छादित होता है। इस प्रकार जो है इसमें जो है भ्रूणीय एंडोडर्म से जो होता है आद्यांत, मतलब प्रारंभिक आद्यांत, इसको इंग्लिश कहते हैं प्रीमिटिव गट, या इसको जो है प्रीमिटिव गट या आर्किंग क्रम कहते हैं। आर्किन क्रम, आर्किन क्रम का जो होता है निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें जो है आद्यांत या जो है इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। प्रथम जो होता है, एक जो होता है भ्रूणीय भाग होता है। क्या होता है? भ्रूणीय भाग होता है, जिससे भ्रूण में आहार नल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है आहार नल का। और जो है दूसरा भाग होता है दूरस्थ भाग। दूसरा भाग जो होता है दूरस्थ भाग होता है, दूरस्थ भाग होता है, जिससे जो होता है योगशय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? योगशय का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, ये भ्रूणीय घुंडी है। इसमें ये जो है भ्रूणीय घुंडी की जो कोशिकाएं जो ब्लास्टोसील की ओर होती हैं, ये जो होती हैं ये जो है घनाकार कोशिकाओं पे ये ध्यान देंगे, एक स्तर बनाएंगे। यहाँ लिखा है बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म। इसी स्तर को जो है भ्रूणीय एंडोडर्म कहते हैं। यह स्तर बाद में जो होता है ब्लास्टोसील के चारों ओर आच्छादित हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आच्छादित हो गया, स्तरित हो गया है, और जिसके फलस्वरूप जो होता है ये प्रीमिटिव गट या जो होता है आद्यांत्र या जो होता है आर्किन क्रम का निर्माण होता है। इसमें जो है दो भाग होते हैं। भ्रूणीय भाग, जिससे भ्रूण में आहार नल का निर्माण होता है।
दूसरा जो होता है दूरस्थ भाग होता है जिससे जो होता है व्यवसाय का निर्माण होता है। अब आइए आप प्लेटफॉर्म ये नीचे की ओर कोशिकाएं जो ब्लास्टोसिस्ट होती है शेष भ्रूणीय गुंडी की जो कोशिकाएं होती हैं शेष भ्रूणीय गुंडी की जो कोशिकाएं होती हैं सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट की होती है, ये ऊपर के ट्रोफोब्लास्ट की ओर होती हैं, ये जो है स्तंभाकार जो है होकर जो है कोशिकाओं का एक स्तर बनाती है। क्या है? एक स्तर बनाती है। क्या बनाती है? एक स्तर बनाती है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एक्टोडर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है घनाकार एंडोडर्म वाले स्तर को जो है हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। और स्तंभाकार कोशिकाओं वाले स्तर को या कह सकते हैं एक्टोडर्म को जो है एक्टोडर्म वाले स्तर को जो है इपिब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिब्लास्ट। ये है, ये इपिब्लास्ट है। क्या है? इपिब्लास्ट। आइए फिर से तो समझते हैं इसको। ये भ्रूणीय गुंडी, इसमें भ्रूणीय गुंडी की ये कोशिकाएं जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, भ्रूणीय गुंडी की ये जो कोशिकाएं जो तरकात्रिक कोशिकाएं जो ब्लास्टोसिस्ट के संपर्क में होती हैं, ये कोशिकाओं का नीचे कोशिकाओं घनाकार कोशिकाओं के एक स्तर बनाती है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं और भ्रूणीय एंडोडर्म कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर देखिए यहाँ पर ये आच्छादित हो जाता है और आच्छादित होकर जो होता है ये जो है आद्यांत्र या आकिंत्राण का निर्माण करता है। आद्यांत्र में दो भाग होते हैं। यहाँ जो है आकिंत्राण में दो भाग होते हैं। भ्रूणीय भाग, ये भ्रूणीय भाग में भ्रूण में आहार निर्माण करता है और दूसरा दूरस्थ भाग होता है जिसको जो व्यवसाय का निर्माण होता है। शेष भ्रूणीय गुंडी की कोशिकाएं ये ऊपर वाली जो एक ट्रोफोब्लास्ट के संपर्क में होती हैं, ये स्तंभित होकर कोशिकाओं का एक स्तर बनाती है। कोशिकाओं का एक स्तर बनाती है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। ध्यान दीजिए घनाकार एंडोडर्म, घनाकार कोशिकाओं वाले एंडोडर्म के स्तर को यहाँ पर हाइपोब्लास्ट और जो है स्तंभाकार कोशिकाओं वाले एक्टोडर्म वाले स्तर को जो होता है एपिब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिब्लास्ट। दूसरा एमनियाटिक गुहा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमनियाटिक कैविटी, फॉर्मेशन एमनियाटिक कैविटी। ध्यान दीजिएगा ये चरण है तीसरा। ध्यान दीजिएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक गुहा, इस चरण में जो है ट्रोफोब्लास्ट एवं एपिब्लास्ट मींस एक्टोडर्म,
एवं एपिब्लास्ट के बीच एक गुहा का निर्माण होता है। एक गुहा का निर्माण होता है जिसको जो है एमनियाटिक कैविटी कहते हैं या एमनियाटिक गुहा कहते हैं। एमनियाटिक गुहा में जो होता है एमनियाटिक द्रव या जो होता है फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। एमनियाटिक जो है गुहा, एमनियाटिक गुहा या कैविटी का छत जो होता है ये ध्यान दीजिएगा, छत ट्रोफोब्लास्ट की एमनियाटिक जन एमनियोजेनिक कोशिकाओं यौन जो होता है इसका फर्श या आधार भाग जो होता है, आधार भाग जो होता है एपिब्लास्ट की जो है स्तंभी कोशिकाओं का बना होता है। स्तंभी कोशिकाओं का बना, ध्यान दीजिएगा ये स्टेप है। इस चरण में ध्यान दीजिएगा ये ट्रोफोब्लास्ट है, एपिब्लास्ट है। इस चरण में जो होता है ट्रोफोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच एक गुहा बन जाती है जिसे हम एमनियाटिक कैविटी या एमनियाटिक गुहा कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियाटिक द्रव या एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं। इस गुहा की छत जो होती है एमनियाटिक गुहा की छत, ध्यान दीजिएगा ये छत है ऊपर की ओर। छत जो होता है ट्रोफोब्लास्ट की एमनियोजेनिक कोशिकाओं या एमनियोजेनिक सेल से, तथा इसका आधार भाग या फर्श जो होता है एपिब्लास्ट की स्तंभी कोशिकाओं का जो होता है वो बना होता है। तीसरा जो है भ्रूणीय बिंब का निर्माण, भ्रूणीय बिंब का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। ध्यान दीजिएगा इस चरण में भ्रूणीय घुंडी के एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म में विभेदित होने पर भ्रूण जो है भ्रूण एक द्विस्तरीय भ्रूणीय बिंब में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणीय बिंब में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ये पांचवा चित्र है। इसमें एमनियाटिक गुहा बन गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये एक्टोडर्म है, यहाँ ये एंडोडर्म। जब जो होता है भ्रूणीय घुंडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म में विलीन हो जाती है, यहाँ पर ये जो है एम्ब्रियोनिक डिस्क है, आप जो देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन दो कोशिकाओं का स्तर। तो ये जो है द्विस्तरीय भ्रूण जो है भ्रूण एक द्विस्तरीय बिंब का जो होता है धारण कर लेता है। ध्यान दीजिएगा इसका जो है
बाहरी भाग जो होता है इसका जो है बाहरी भाग जो है स्तंभी कोशिकाओं के एक्टोडर्म से एवं भीतरी भाग जो होता है एवं भीतरी भाग घनाकार कोशिकाओं के एंडोडर्म से बना होता है। एंडोडर्म से बना होता है। ध्यान दीजिए, ये है इसका बाहरी भाग जो होता है ये एक्टोडर्म है स्तंभी कोशिकाओं का, और भीतरी भाग ये एंडोडर्म जो है घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है? घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भ्रूणीय गुंडी जो होती है ये एमनियाटिक कैविटी एवं ब्लास्टोसिल के बीच स्थित होती है। ध्यान दीजिए, यहीं पर बनना चालू होता है। ये यहाँ पर बन गया है तो ये भीतर की जो होता है यहाँ पर जो है ये ब्लास्टोसिल है, और फिर जो है ये ऊपर की जो होता है एमनियाटिक कैविटी। तो जो है एमनियाटिक कैविटी और ब्लास्टोसिल के बीच होता है भ्रूणीय पिंड या एम्ब्रियोनिक डिस्क जो होता है वो स्थित होता है। अगला प्राथमिक योग शैक का निर्माण। प्राथमिक योग शैक का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी योग से आधार लिए ये स्तर यहाँ लिखा गया है। प्राइमरी योग से ये कैविटी है एमनियाटिक कैविटी। ध्यान दीजिएगा, इस चरण में जो है इस चरण में ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला कह सकते हैं, या ब्लास्टुला के जो है चारों ओर जो होता है चारों ओर एंडोडर्म एक स्तर के रूप में जो होता है आच्छादित हो जाता है। क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। और यहाँ पर आच्छादित हो जाता है। क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। और इस प्रकार ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये एंडोडर्म ये चारों तरफ से जो होता है इसको पूरा तरफ जो है ब्लास्टोसिल को जो होता है चारों से घेर लेता है। इस प्रकार एंडोडर्म से जो है आच्छादित ब्लास्टोसिल को जो होता है यहाँ पर उसको जो है प्राइमरी योग शैक कहा जाता है। प्राइमरी योग शैक या हिंदी में प्राथमिक पीतक कोश कहा जाता है। इसमें योग शैक में जो होता है पीतक नहीं होता है। पीतक नहीं होता है, बल्कि जो होता है इसमें द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव। फिर समझिए, इस चरण में ब्लास्टुला के चारों जो है घनाकार कोशिकाएं या एंडोडर्म जो है एक स्तर के रूप में जो होता है ये आच्छादित हो जाता है। ये ब्लास्टोसिल है, ये एंडोडर्म है, चारों से जो होता है ये आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार एंडोडर्म से आच्छादित ब्लास्टोसिल से जो होता है प्राथमिक योग शैक का या प्राथमिक पीतक कोश का जो होता है निर्माण होता है। इसमें पीतक कोश में जो होता है पीतक का योग नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर एक प्रकार का जो होता है द्रव भरा रहता है।
नेक्स्ट आइए लास्ट आर्द्र रेखा यौन मेसोडर्म का निर्माण आर्द्र रेखा यौन मेसोडर्म का निर्माण। ध्यान देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिप एंड मेसोडर्म ध्यान देंगे इस चरण में जो है, इस चरण में गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुला भवन गैस्ट्रुलेशन के अंतिम समय में जो है गुणीय गुंडी गुणीय बिंब गुंडी नहीं गुणीय बिंब के मध्य एक खांच या रेखा बन जाती है, जिसको जो है आद्य खांच या आद्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य रेखा। आद्य रेखा का जो है, आद्य रेखा का अग्रभाग जो होता है ये फूला होता है। क्या होता है? फूला होता है, जिसे आद्य पिंड प्रिमिटिव नॉब कहते हैं, या आद्य गुंडी कहा जाता है इसको। पिंड नहीं, इसको गुंडी लिख लीजिए। आद्य गुंडी या प्रिमिटिव नॉब कहते हैं। इस चरण के अंत में जो है एपिब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती हैं, की कोशिकाएं आद्य रेखा के दोनों एक्टोडर्म यौन एंडोडर्म के बीच जो है घसकर कोशिकाएं जो होती हैं, इन दोनों बीच एक अन्य स्तर का निर्माण करती हैं, जन स्तर का निर्माण करती हैं, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। फिर समझिए, यह है ये जो है ये डिस्क है, ठीक है। इस चरण में जो है गुणीय बिंब, या कह सकते हैं गैस्ट्रुला के अंतिम समय में, इस चरण में गुणीय बिंब के बीच मध्य एक जो होती रेखा या खांच बन जाती है, जिसको जो होता है आद्य रेखा या आद्य खांच जो होता है वो कहा जाता है। आद्य रेखा या आद्य खांच कहा जाता है। इसमें आद्य रेखा का अग्रभाग होता है, फूला हुआ होता है, जिसे आद्य गुंडी या प्रिमिटिव नोड कहते हैं। तथा इसके अंत में जो होता है एपिब्लास्ट की कोशिकाएं जो होती आद्य रेखा के दोनों ऊपर और नीचे जो होती हैं, ये एंडोडर्म
यही या देखा कि ये कोशिकाएं जो होती हैं इधर इधर जो होते हैं, जो फैल करके जो है एक तीसरे स्तर का बॉन्ड का निर्माण करती हैं, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोडर्म। तो छात्रों, आज यहाँ पर जो है हम ऑनलाइन क्लास समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे।